आप जय हिंद। मेजर जनरल हर्ष कक्कर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश। यहाँ आपके साथ डिस्कस करने के लिए कभी ना नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू, समय दिया आपने। बड़ा अहम मुद्दा था सर। दरअसल कल एक खबर सामने आई कि चीन का थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान जो है वो समुद्र में उतर चुका है। चौथे पर 50% के आसपास काम पूरा हो चुका है। समझना चाहूंगा, फायर पावर में माना जाता था कि चीन के पास बेशक सबसे बड़ी नौसेना हो, लेकिन फायर पावर में अमेरिका के आगे वो टिकता नहीं है। लेकिन क्या उस फायर पावर को कवर करने की कोशिश चीन लगातार कर रहा है? किस प्रकार से हम उसके थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को देखें साहब? पहली बात राजेश, उनके पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को आपने कहां सेल करते हुए देखा? इस तरफ कहीं आए नहीं। जी। एयरक्राफ्ट कैरियर एक होता है, कंस्ट्रक्ट करना एक बात है, उसको ऑपरेट करने के लिए आपके पास बहुत ट्रेंड लेवल चाहिए। इन्होंने अभी रिसेंटली कैरियर ऑपरेशन स्टार्ट किया है। एक कैरियर ग्रुप जाता है, उसके अंदर सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, बहुत ज्यादा सपोर्ट शिप्स हैं। ओके। जब भी ग्रुप सेल करता है तो एक साथ सेल करता है, और ग्रुप सेल करने के लिए आपके पास पूरा ट्रेंड और एक्सपर्टीज चाहिए। आपने अभी तक कहीं कोई रिपोर्ट नहीं देखा कि कैरियर ग्रुप इंडियन ओशन में आया है, मलाका स्ट्रेट की तरफ आया है, या पैसिफिक ओशन में गया है। जनरली वो साउथ और ईस्ट चाइना सी में ही ऑपरेट कर रहे हैं। टाइम लगेगा एक्सपर्टीज गेन करने के लिए। दूसरी बात, हर देश अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश करता है अपने एडवर्सरी के खिलाफ। चाइना का मेन एडवर्सरी यूएस है। फोर्स लेवल्स में 1 और 2 हैं, बजट के अंदर 1 और 2 हैं, तो उनके लिए कंपटीशन है यूएस के साथ। कोशिश ये है कि उनकी चाहे शिप्स ज्यादा हो, पर शिप्स के अंदर जो आपकी टेक्नोलॉजी है, जो आपका फायर पावर है, वो काफी गिना जाता है। और दोनों में से कोई नहीं चाहता कि कोई क्लैश हो। अगर आप सोचो कि चीन का जो थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स है इंडियन ओशन में आएंगे, डेफिनेटली कोई समय होगा, कुछ सालों आगे या मे बी लॉन्गर, जब वो इंडियन ओशन की तरफ आएंगे। पर एक बात याद रखनी है कि जहां पर भी आएंगे इस तरफ, वो अपने बेस से 3000 किलोमीटर दूर ऑपरेट कर रहे हैं, और हमारे लिए जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं वो हमारा अपना ही बैकयार्ड है। जमीन आसमान का फर्क है जब दूर ऑपरेट करो और अपने बगल में। इनको कोई देश वो बेस नहीं देगा जहां पे इनके एयरक्राफ्ट कैरियर और बाकी सपोर्ट शिप्स डॉक करें। उसके लिए काफी बड़े बेस चाहिए। ग्वादार के अंदर एक आधा बर्थ बनेगा, 3-4 बर्थ बनेंगे तो चंद है, पर आपको एक मेजर बेस चाहिए जहां पे ये होगा। जैसे यूएस का कॉम है, फ्रांस का मार्शल आइलैंड्स है, ये मेजर बेसिस है। सॉरी, फ्रांस का रियूनियन आइलैंड है, ये मेजर बेसिस है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार जो उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी काफी जगह नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार के अंदर अगर चीन की नेवी आई तो वो बॉटल हो गई। कहां से निकलेगी अगर इंडियन नेवी आ गई तो सामने? आप जब अंदर जाते हो तो आप बॉटल्ड हो। चीन ने वो बनाया है बेसिकली स्टेजिंग बेस के लिए, जहां पे थोड़ा टाइम के लिए रुके पीस टाइम में। ऑपरेशनली अगर आप गए तो आप वहां से निकल नहीं पाओ जी। और वही जो होगा, जो कंबोडिया को कैसे देखेंगे फिर? पाकिस्तान की शिप्स के साथ कंबोडिया है, वो सब उस तरफ है, ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में। आपको इंडियन ओशन की तरफ आना है तो आपको मलाका स्ट्रेट की तरफ आना है, और वहां पे आप क्रॉस करोगे, अंडमान निकोबार आइलैंड्स बगल में है, वो इंडिया का बेसिकल फिक्स्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। जी। तो ये जो चीजें हैं, ये इनको बहुत सोचना है। इन लोगों का इंटेंशन है कि हम कैपेबिलिटीज क्रिएट करें जिससे कि यूएस को डेटर हो। जो चाइना के जो शोल्स हैं, अगर आप देखो चाइना के शोल्स में वही कर रहे हैं जो हम अंडमान निकोबार में कर रहे हैं। वहां पे एयर बेस बना रहे हैं,
एंटी शिपिंग मिसाइल्स या वो बेसिकली एंटी शिपिंग मिसाइल्स या गन्स लगा रहे हैं। एम क्या है? जैसे हम अंडमान निकोबार को फोर्ट्रेस बना रहे हैं, वो जो उनके पास आइलैंड्स हैं साउथ और ईस्ट चाइना सी में, उसको भी चाइना मॉडिफाई कर रहा है यही इंटेंट के साथ। ठीक है ना? तो उनके अगर एयरक्राफ्ट कैरियर्स निकलने हैं तो उसके लिए बहुत कुछ चाहिए सपोर्ट में, और डिस्टेंस की बात है। अब यूएस गुआम से ऑपरेट करता है, फिलीपींस से ऑपरेट करता है, जापान से ऑपरेट करता है, वहां पे इनके बड़े बेसेस हैं। बिल्कुल सर, इस साइज का बेस नहीं है चीन के पास। ठीक है सर। 2-3 पॉइंट और जो मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। हाल ही में खबर आई, 2-3 दिन हो गए शायद, चीन की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को खत्म कर दिया गया। इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स उसके बदले में बनाई गई, और भी कई फोर्स का निर्माण हो रहा है। क्या कारण था सर, और इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, 2-3 किसी को पता नहीं असली कारण क्या है, क्योंकि चीन कभी अनाउंस नहीं करता। जी। चंद बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। 2015 में दिसंबर 31 2015 को जी जिनपिंग ने अनाउंस किया था कि एक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स बनेगा जी। जो साइबर स्पेस एरोस्पेस सारा कुछ उसकी जिम्मेवारी होगी, और वो सब थिएटर कमांड्स को सपोर्ट करेगा। जी। अब उसको 7-8 साल बाद आपने तोड़ दिया। कारण क्या है? 2-3 कारण हो सकते हैं। पहली बात यह है कि आपने इनको ये स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को क्रिएट किया था कि वो साइबर और स्पेस की कैपेबिलिटीज बढ़ा दे। अब वो बढ़ गई है और आपने उसको अलग कर दिया। दूसरी बात, ये स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स जो जी जिनपिंग ने खड़ा करा था वो एक फेलियर निकला, उसीलिए उसको तोड़ दिया गया वापस। तीसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो करप्शन स्कैंडल हुए थे रॉकेट फोर्स में, अब आप याद रखना चाहिए कि साइबर और स्पेस टेक्निकली टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है। अगर टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, जहां इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उधर करप्शन के ज्यादा चांस है। तो हो सकता है कि इनको तोड़ के अलग छोटे फोर्सेस बना के सेंट्रल चाइना का जो मिलिट्री कमीशन है जिसका जी जिनपिंग हेड है, उनके डायरेक्ट नीचे डाल के करप्शन को ब्लॉक कर रहे हैं। चौथा कारण हो सकता है कि वो जो लास्ट ईयर का बलून इंसिडेंट हुआ था यूएस के ऊपर, जिसमें वो यूएस ने जो चीन का बलून शूट डाउन किया था, वो बलून लॉन्च करना, मेंटेन करना, ऑपरेट करना इनके स्पेस फोर्स की जिम्मेवारी थी, और वो था स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स के नीचे। अब वो जी जिनपिंग को ठीक लगा नहीं, और उनको खबर भी नहीं थी कि ये इंसिडेंट ये इन लोगों ने किया है। तो वो एक कारण हो सकता है। अब जो इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स है वो एक नया ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने देखा पॉसिबली जो रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जो इजराइल पैलेस्टीन का चल रहा है, कि आपको जब तक आपका इंफॉर्मेशन प्रोजेक्शन सही नहीं है, आप कहीं युद्ध में आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा अपने लोगों का और ग्लोबल सपोर्ट। तो आपको अपनी नैरेटिव प्रोजेक्ट करनी है, उसके लिए आपने इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स रेस किया। दूसरी बात, चीन के अंदर आपको पीएलए के ऊपर अगर ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो आप पीएलए के अंदर वही इंफॉर्मेशन दो जो जी जिनपिंग चाहेगा, और उसका कंट्रोल बढ़ेगा। तो ये दोनों चीजों के कारण ये इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स रेस किया, और ये जो है कहानी ऑर्गेनाइजेशन का, इसका ये है। ठीक है, प्रोपेगेंडा फोर्स भी हम इसे कह सकते हैं कि इंडियन लैंग्वेज मान लो ताइवान में जाना है तो जो उनको नैरेटिव देना है कि ताइवान हमारा है, इन्होंने ये किया, तो नैरेटिव इनकी तरफ से जाना चाहिए, ना कि ताइवान की तरफ। ठीक है। बस एक आखिरी पॉइंट जो बहुत जरूरी है और जिस पे नजरें मेरी लगातार बनी हुई थी, क्योंकि ऑकस के अंदर खबरें ऐसी आई कि जापान को इंक्लूड किया जा सकता है। हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि साउथ कोरिया की बात करें,
जापान की बात करें, दोनों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अमेरिका जाते हैं और त्रिपक्षीय उनकी मीटिंग भी होती है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि एंटोनी ब्लिंकन चाइना का भी दौरा करते हैं। हम कैसे देखें, ऑकस के जरिए चीन अमेरिका चीन को घेरना भी चाहता है, दूसरी तरफ चीन अमेरिका की बातचीत भी चल रही है। एक खेल क्या चल रहा है? और एक पॉइंट और जो मैं चाहूंगा कि आप इस पे भी जरूर फोकस डालें कि क्या ऑकस का ऑप्शन भारत के लिए भी खुला हो सकता है? भारत को उस तरफ सोचना चाहिए? नहीं, भारत के लिए पहली बात तो ये खुला भी अगर होगा तो भारत नहीं जाएगा। बेसिकली हम अपनी कैपेबिलिटी से संभाल सकते हैं इसको। अच्छा, दूसरी बात, जापान और साउथ कोरिया दोनों यूएस के साथ एक अग्रीमेंट पे है। यूएस ने इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली हुई है। तो अगर ये जाएंगे ऑकस में तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ये एक और ऑर्गेनाइजेशन होगा जिसके फोर्सेस कंबाइन हो जाएंगे चीन के थ्रेट के खिलाफ। जो अब ऑस्ट्रेलिया को साउथ पैसिफिक का इंटरेस्ट है, जापान को नॉर्थ पैसिफिक का है, और साउथ कोरिया को भी नॉर्थ पैसिफिक का है, और उनका ज्यादा थ्रेट नॉर्थ कोरिया से है, ना कि चीन से। जी, तो ये जब कंबाइन होंगे तो बेसिकली टेक्नोलॉजी, बेसिकली मिलिट्री पावर का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अगर आप ऑपोजिट में देखो, क्वाड एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री अभी तक एविडेंट नहीं है। जी। तो ऑकस और क्वाड के अंदर ये फर्क है। तो अगर ऑकस में जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंथनी ब्लिंकन का विजिट जो चाइना को था उसमें कुछ खास निकला नहीं। उसका इंटेंट यही था कि हम बातचीत करते रहें, कांटेक्ट मेंटेन करें, कि कोई गलती ना हो जिससे कि मामला बिगड़ जाए, और चीन को यह बताना था कि अब रशिया को सपोर्ट ना करो। कहीं पे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ, ना चीन माना रशिया को ना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि चीन उनको ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी वो है जो आप सिविल में और मिलिट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है रशिया को, इससे रशिया को फायदा हो रहा है, चीन को इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है, और यूएस आया बताने के लिए कि आप ये बंद कीजिए, नहीं तो आपके ट्रेड टाइज यूरोप और यूएस के साथ अफेक्ट होंगे। और अब देखो, अभी जी जिनपिंग अभी यूरोप में है। तो ये एडवांस वाली वार्निंग थी, क्या निकलेगा पता लगेगा। पता नहीं। बस एक आखिरी पॉइंट और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्योंकि क्वेड का आपने जिक्र किया तो मुझे याद आया कि पिछले साल भी क्वेड की मीटिंग नहीं हुई थी। क्या ऑकस के छाप में कहीं क्वेड खत्म तो नहीं होता जा रहा है? क्योंकि जो बाइडेन का पिछले साल हमारी रिपब्लिक डे परेड, इस साल रिपब्लिक डे परेड में नहीं आना जो बाइडेन का, और ऑकस की मीटिंग नहीं होना, क्या इस संकेत, माफ करिए, क्वेड की मीटिंग नहीं होना, ये एक संकेत नहीं है कि क्वेड को लेकर अब चर्चा कम है, ऑकस चर्चा में ज्यादा? क्वाड की मीटिंग पिछले साल हुई थी ऑन द साइडलाइंस, G7 समिट के साइडलाइंस में क्वाड की मीटिंग हुई थी, चाहे वो जापान में थी, बाइडेन होस्ट था। ठीक है, चारों प्राइम मिनिस्टर्स वहीं थे, वो मीटिंग हुई थी। इस साल मीटिंग इंडिया कराएगी। बाइडेन अवेलेबल नहीं था साल के बिगनिंग में, उसलिए बाकी क्वाड लीडर्स को बुलाया नहीं। इस साल सेकेंड हाफ में हमारे इलेक्शंस के बाद ही कहीं क्वाड की मीटिंग होनी है। और वो इस बार इंडिया होस्ट है। साल है, अभी तो आधा भी नहीं हुआ, और हमारा इलेक्शन चल रहा है, तो वैसे भी जून तक कुछ नहीं हो। ठीक है सर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय दिया साहब, तमाम चीजों को इतनी बारीकी से समझाया मुझे और मेरे दर्शकों को। थैंक यू इसके लिए। जैन साहब, थैंक यू। थैंक यू राजेश, थैंक यू। ओके।